मंडल जी ठीक है ना? इनको एक्चुअली आप इधर रहिए ना। हाँ ठीक है ना। सबसे पहले आज सामाजिक न्याय की पुरोधा, सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मुंगेरी लाल जी की पुण्यतिथि है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं स्वर्गीय मुंगेरी लाल ट्रस्ट के सभी मेंबरान का, उनके सदर का, कि आज इस मौके पर आप तमाम जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, शिक्षाविद हैं, छात्र हैं, मीडिया के साथी हैं, कि आपसे सामाजिक न्याय के विषय पर वार्तालाप का एक सुखद अवसर मिला है। सारी बातें करीब करीब हो गई। अंतिम वक्ता होने का कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। फायदा ये होता है कि ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, और नुकसान ये होता है कि सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग बचते नहीं। लेकिन जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, इतना तो तय है कि पलटी मारने के इस दौर में आप लोग पलटू राम नहीं हैं। दूसरा, राकेश जी हमारे पुराने साथी हैं, सभी लोग जो मंच पे उपस्थित हैं, हम सब संघर्षों के दोस्त हैं। आपस में संघर्ष नहीं करते थे, मिल करके अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ने भिड़ने वाले ये तमाम लोग, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी, चौथी, अंतिम कतार तक जो बैठे लोग, सब लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। तो इनके मुंह से ना बार बार मुख्य अतिथि सुनकर के अजीब लग रहा था। मुख्य अतिथि हमको लगा कहीं किसी दूसरे राज्य में आ गए हैं। मैं भी बिहार का ही हूँ, अपनी ही जमीन पर, अपने नेता की पुण्यतिथि के मौके पर और अपने ही साथियों के मुंह से मुख्य अतिथि सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा था। मुख्य अतिथि नहीं है, मुझे अंतिम तक जो है रुकने और आपको रोकने की एक्चुअली जिम्मेवारी दी गई है, इसीलिए सब डिजायर किया गया है। इस विषय पे हम दो चार बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गांधी मैदान से आपके बीच में आ रहा हूं, और आज गांधी मैदान में वक्त के खिलाफ एक बड़ी रैली थी, और वहां बैठे बैठे मैं मन में सोच रहा हूं, और वो सवाल जो वहां मेरे मन में था, वही सवाल मैं यहां भी बैठे बैठे सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों है, पीठ पे पड़ने वाली लाठी एक, पीठ अलग है। यही एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है कि कॉरपोरेट का, और कॉरपोरेट मत कहिए उसको, कहिए बेईमानों का, बेईमानों की जो बुलडोजर है, उसमें जो नफरत वाली सांप्रदायिकता का डीजल है, और उस पर बैठा जो एक फरेबी ड्राइवर है, वो अबाध गति से दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर, इस देश के आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, और गरीब चाहे कोई भी, अबाध रूप से उसके अधिकारों के ऊपर चल रहा है, बिना ब्रेक के, डबल इंजन डबल स्पीड से। यह जो चित्र है आप अपने दिमाग में बनाइए कि एक बुलडोजर, जिस बुलडोजर का मालिक एक बेईमान है, और वो जो डीजल भरता है रोज
सुबह ज्यों ही टीवी खोलिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ज्यों ही आप टीवी खोलिए, वो जो नफरत की, समाज को बांटने की, लोगों को लड़ाने की, वो जो 24 घंटा कार्यक्रम है, वही डीजल है नफरत का, सांप्रदायिकता, जो लोगों को दंगाई बना है। और उस पर बैठा फरेबी ड्राइवर, बिल्कुल उस कुल्हाड़ी की लकड़ी की तरह, हमारे आपके जैसे दिखने वाला, हमारी आपकी पहचान को अपनी पहचान बताने वाला, हमारी आपकी भाषा बोलने वाला, लेकिन ये नहीं देख रहा कि अधिकार किसका छीन है। चाहे आप किसी धर्म के को मानते हो, लेकिन अगर आप गरीब हैं, चाहे आप किसी भी जाति के, अगर आप दलित हैं, सरकारी नहीं है, मतलब हर 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 पहचान के कोटे में एक सरकारी कोटा है, कहते हैं दामाद कोटा, बेटी कोटा, बेटा कोटा। तो जो सरकारी कोटा है, उस कोटे में यदि आप नहीं हैं, तो आप किन चीजों से जूझ रहे हैं? महंगाई, आसमान छूटी, बेकारी और भ्रष्टाचार ऐसा कि कोई ऑफिस बता दीजिए, कोई ऑफिस, डीएम का, सीएम का, पीएम का, कोई ऑफिस बता दीजिए। अच्छा, अव्वल तो पावर इन्हीं के पास है। आजकल तो सीएम भी बाईपास हो गए हैं, डीएम, पीएम। कोई ऐसा ऑफिस बता दीजिए जहां भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का, लूट का, बेकारी का, पलायन का, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का। जनता त्रस्त है। आपकी जमीन है, पुश्तैनी रूप से आप वहां रह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, और वो जमीन कोई ले लिया। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भूमाफिया सक्रिय नहीं। अच्छा, ये वही भूमाफिया है जो विधायक का आदमी है, और ये वही विधायक जो आपसे वोट लेता है, वो सक्रिय है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ड्रग माफिया सक्रिय नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां शराब तस्कर सक्रिय नहीं, और कोई ऐसा मिनट नहीं है, घड़ी उठा करके देखिए, कोई ऐसा मिनट नहीं है कि बिहार के किसी इलाके में किसी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होगा। यह सब कुछ हमारी नजरों के सामने हो रहा है। तब जब हम कहते हैं कि यह दरअसल संविधान के ऊपर हमला है, और इनकी हिमाकत देखिए, इनकी हिमाकत यह है कि खुल्लम खुल्ला आरएसएस का एक निक्करधारी बोला कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देना चाहिए। अव्वल तो जो बात लिखी नहीं हो तो क्या उसका वजूद नहीं होता है? अगर यह शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखी जाती, मान लीजिए, और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था, चलिए मान लेते हैं, तो क्या उसकी मूल भावना संविधान में नहीं है? और संविधान 1950 में आया है, तो क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी? इस देश में क्या धर्मनिरपेक्षता का इतिहास नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का अगर इतिहास नहीं होता तो कबीर के मरने के बाद हिंदू और मुसलमान झगड़ा नहीं कर रहे होते। हिंदू कह रहा था जलाएंगे और मुसलमान कह रहा था दफनाएंगे। तो ये सब कबीर के लिए हुआ है कि नहीं? इस देश में जो है नानक नहीं हुए, इस देश में चारबाग नहीं हुए, इस देश में जो है बुल्ले शाह नहीं हुए, इस देश में सूफी संत नहीं हुए, इस देश में प्रश्न करने की परंपरा नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? इस देश की सबसे मूल भावना है विविधता की भावना, और विविधता की भावना सह अस्तित्व में कायम ही नहीं रह सकती अगर सर्वधर्म संभाव का भाव नहीं हो। और जब जब सर्वधर्म संभाव का भाव बिगड़ता है, तो जब इस्लाम नहीं भी आया है ना, तब भी दो पंथों में झगड़ा हुआ। बताइए, क्या शक्ति को मानने वाले, शिव को मानने वाले और
वैष्णव कहलाने वाले आपस में नहीं झगड़ा किए हैं। और जातिवाद की तो कमाल बात देखिए, ये अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेता है। ब्राह्मणों में ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीच नहीं है तो क्यों आपस में शादी नहीं करते हैं सब प्रकार के ब्राह्मण एक दूसरे से? कि दलितों में ऊंच नीच नहीं है, कि पिछड़ों में ऊंच नीच नहीं है। आप चले जाइए किसी भी कम्युनिटी के बीच में, कहेगा वो हमसे नीचा है। बाकी छोड़ दीजिए, उसी कम्युनिटी के किसी जलसे में चले जाइए तो कहेगा वो हमसे नीचा है। यह है जातिवाद और यह है मानसिकता। तो इस देश में ऊंच नीच की मानसिकता और ऊंच नीच का व्यवहार भी नहीं है, उसी तरह से ऊंच नीच के खिलाफ संघर्ष भी आज कर रहे हैं। तभी तो कबीर कहते थे ना, कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए तापर मुल्ला बांग दे बहरो है खुदा। और वही कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तर्क की बात, विज्ञान की बात, सर्वधर्म संभाव, एक पंथ के प्रति दूसरे पंथ को के भीतर समानता का भाव, यह भी आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पश्चिम से जो है कुछ कॉपी करने की बात कर रहे हैं। और कौन यह पूर्व पश्चिम भी कर रहा है मुझे बताइए? वही लोग जो विकास पैदा कर रहे हैं पिछले 11 साल से इस देश में। पॉकेट में एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं। बेटा बेटी का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में करा देते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं। ठीक है ना? बेटा को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भेज देते हैं और हमको कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, बाहर कलाकार। ये वही लोग हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि खेल क्या है। और ये मत सोचिएगा कि हम लोग मुंगेरी लाल जी को याद करके जो है उनके लिए कुछ करें। ना ना ना, ये हमारा आपका मसला है। सत्य सत्य होता है। गैलीलियो गया, उस पर मुकदमा चला। गैलीलियो को कहा कि जो है तुम जो है बाइबल के खिलाफ बोलते, माफी मांगी। तो बोला ठीक है, माफ कर दीजिए। तो बाहर निकला और क्यों माफी मांग लिया? बोला इसको माफी मांगने से मेरा सत्य थोड़ी बदल जाएगा, मैं जो कहता हूँ वही कहता हूँ। कोई दस्तावेज फेंक दिया, दस्तावेज हटा दिया। बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थिति रही, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अलग तरह की परिस्थिति रही। छोड़ दीजिए उन बातों को, सत्य थोड़ी बदल गया। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए नहीं पढ़िए, आप उनको याद कीजिए नहीं कीजिए, आज तो हो गया ना वो बात। महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है, ओबीसी ईबीसी का जो है विभाजन हो चुका है, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट का। ठीक है। और आज ब्यूरोक्रेसी का भी प्रश्न जो है वह राजनीतिक मंच से पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी तो यही बार बार कह रहे हैं ना अपने भाषणों में कि जाति जनगणना करो, एक्सरे करो, पता चले कि कौन कहां बैठा हुआ है। मुझे बताओ कि इस देश में कितना अस्पताल का मालिक दलित पिछड़ा है, मुझे बताओ कितने यूनिवर्सिटी का मालिक दलित पिछड़ा है, मुझे बताओ कि जो है बड़े पदों पर मंत्रालयों में कितना दलित। सवाल पूछा जाना है। और इसका परिणाम देखिए, जो कसम खाते थे कि कुछ भी हो जाए होने नहीं देंगे, कम से कम डेट अनाउंस कर दिए हैं फिर से कि जाति जनगणना कराएंगे, किए हैं। तो जो सत्य है वो हो करके रहे। चुनना यही है। दो तरह की धारा है, एक है धारा ऊंच नीच की धारा, असमानता की धारा। दूसरा है बराबरी की धारा, समानता की धारा, न्याय की धारा, सत्य की धारा। चुनना पड़ेगा। और ये नेक्सस हमको समझना है। जिनके द्वारा इस देश की संपत्ति लूटी गई है, जिनको आजकल अंग्रेजी में कॉर्पोरेट कहा जा रहा है, सारे कॉर्पोरेट ऐसे नहीं है, जो दरअसल चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत कि चंदा देना है, फिर वो पार्टी जीत करके आएगी, उसके बाद जो है उनको सारी पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसका आंकड़ा विद्यार्थी जी आपको गिना रहे थे, सारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और फिर प्रचार क्या करेगी? मीडिया इन्हीं की है। मजेदार बात देखिए,
इस देश का पोर्ट मिलेगा अदानी का, अंबानी का, उसका प्रचार करेगी टीवी का मालिक वही है और उनका आदमी प्रधानमंत्री है ना। नेक्सस, कितना बढ़िया नेक्सस। तो प्रधानमंत्री को करना क्या है? प्रधानमंत्री को वही करना है जो समाज में होता है, अलग से कुछ नहीं करना है। समाज में क्या होता है? समाज में आपका धर्म देखकर, आपकी जात देखकर और आपकी औकात देख करके आपके साथ व्यवहार किया जाता है। बाकी छोड़ दीजिए, सामान्य में रिश्तेदारों की बात करते हैं। बोलिए, मेरे बाबूजी डीएम, ठीक है, हम अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने के लिए जाएंगे और किसी का बाबूजी चपरासी है, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने के लिए, एक ही रिश्तेदार है, ये ना दूसरे रिश्तेदारी में नहीं कह रहे हैं। उसको अच्छा कुर्सी दिया जाएगा, उसको बाबू रे कहा जाएगा, उसके पीछे 4 लोग लगे रहेंगे, उसका बाप भी है। और जो चपरासी है उसको उसकी औकात के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। क्या? जो ननद बनारसी साड़ी पहन के आएगी, बढ़िया डिजाइन का, बढ़िया लपेट पहन के आएगी, उसको दीदी जी का करके आगे बिठाएंगे। जो गरीब है बेचारी, आंगनबाड़ी में काम करती है, उसको पीछे भी नहीं बैठने के लिए देंगे। यही होता है ना। ये कौन नहीं होते हुए देख रहा है, मुझे बता दीजिए। औकात देख करके आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आप अगर बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं तो आपके साथ उसी हवाई जहाज में एक्सीडेंट होगा तो सब मरेगा। बिजनेस क्लास वाला मर गया और इकोनॉमी वाला मर गया। सब बात मांगो संग कोई आ रहा है। मिट्टी में तो सबको मिलना है। जल के मिलोगे कि दफन होकर के मिलोगे तो मिट्टी में ही ना। जाना सबको यहाँ से है, लेकिन जब तक जीवन कहते हैं तो इस जीवन में होता क्या है? होता है औकात देख करके व्यवहार, होता है जात देख करके व्यवहार, होता है धर्म देख करके व्यवहार। ये सच है। और जब इस आधार पे अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से न्याय की लड़ाई भी साथ में लड़ी जाएगी। वक्त के सवाल पे अगर हम सब साथ नहीं हैं तो आरक्षण के सवाल पर भी एकता बनानी मुश्किल होगी। और वक्त और आरक्षण के सवाल पर एकता नहीं बनेगी, याद रखिएगा, तो जल जंगल जमीन भी नहीं बचेगी। ये बड़ी खतरनाक साजिश है कि जब देश के महामहिम दलित थे तब SC/ST कानून समाप्त करने की कोशिश की थी। जब देश की महामहिम आदिवासी हैं तब जंगल के कानूनों को बदला जा रहा है। और ये मत सोचिएगा कि मुसलमान का मसला सिर्फ मुसलमान का मसला है, दलित का मसला सिर्फ दलित का मसला है, आदिवासी का मसला सिर्फ आदिवासी का मसला है, पिछड़ों का मसला सिर्फ पिछड़ों का मसला है, महिलाओं का सवाल सिर्फ महिलाओं का सवाल है, और किसी भी जाति के गरीबों का सवाल सिर्फ गरीबों का सवाल है। सबका अपराधी एक है, सबका मालिक एक है। ये हम दो हमारे दो के नाम पे जो लूट चल रही है, इस लूट के खिलाफ एक मुकम्मल एकता बनाने की जरूरत है। जब हम सामाजिक न्याय कहते हैं तो इसमें आर्थिक न्याय भी है, इसमें लैंगिक न्याय भी है, इसमें हर उस शोषित के शोषण के खिलाफ एक न्याय की संकल्पना है जो समाज में अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ और कोट एंड कोट विकास की धारा में कहीं पीछे छूट गया हुआ महसूस करता है। और ये जो खेल है, इस खेल को हमको समझना पड़ेगा और फिर ये तय करना पड़ेगा। आज मैंने 50 साल हो गया होगा, कमेटी की रिपोर्ट आई है 76 में, तकरीबन 50 साल, ठीक है। 50 साल की रियलिटी क्या है? EBC OBC रिजर्वेशन का डिवीजन हो चुका है 18 और 9, ठीक है। महिला आरक्षण पंचायतों में लागू हो चुका है। वो अलग बात है कि मुखिया पति एक अलग पोस्ट बन गया है, ठीक है, लागू हो चुका है। 10% सवर्णों को भी आरक्षण मिल चुका है। कोई है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। और यही बात जब कहा गया एक दूरदर्शी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि उनके पास ना वही विशेषाधिकार नहीं था ना। जितनी आपकी औकात ज्यादा होती है तो चाहे आपके अंदर गुण हो कि नहीं, आपको विशेषाधिकार नहीं। अकाउंट में
बैलेंस कितना है, शरीर पे वस्त्र कौन सा धारण किए हैं, गाड़ी कौन सी लेकर के आए हैं, उसी से विशेषाधिकार तय होता है। बाकी रखता तो सबको, सबका माए अपने बच्चे को 9 महीना पेट में ही है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। सांस सब नाक से ही लेता है, हम किसी अमीर को कान से सांस लेते हुए नहीं देखे हैं। जो अपने आप को उच्च कहते हैं उनको भी मैं मुंह से ही बोलते हुए सुना। अलग बात है अभिमान बोलता है। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि जो मेरे घर में, मेरे मकान में एक कमरे में मैं रहता हूं, बाकी में मेरा गुरूर रहता है। तो कितना भी बड़ा मकान हो आपका, सोइएगा तो अपने ही साइज के एक बिस्तर पर ना, कितना भी बड़े आदमी हो पेट में ही खाइएगा। यही वो जगह है जहां समानता आपको दिखती है। तो हम जब समानता की बात करते हैं तो ये अप्राकृतिक नहीं है, अननेचुरल नहीं है, और समानता अननेचुरल है। आप मुझे बताइए, विज्ञान ने भी कोई असमानता नहीं पैदा की। विज्ञान के ओनरशिप ने असमानता पैदा किया है। वो पंखा चल रहा है ना, कोई वहां नीचे बैठे किसी से कास्ट पूछा, धर्म देखा, टोपी लगाए हैं कि टीका लगाए हैं, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन पंखा चलाया कौन, पंखा लगाया कौन, इस कमरे में आएगा कौन, वहां बैठेगा कौन, ये विज्ञान तय नहीं करता है। विज्ञान के अधिकार किसका है वो तय करता है। इसीलिए आज की तारीख में जब सब कुछ हो ही रहा है धीरे धीरे, तो हम मुंगेरी लाल जी को याद क्यों कर रहे हैं? मुंगेरी लाल जी को इसलिए याद करते हैं, इस AI के दौर में न्याय की आवाज बार बार उठनी जरूरी है, क्योंकि AI का अपना कोई न्याय नहीं होता है, पंखा का अपना कोई राजनीति नहीं होता है। पंखा जिसके कब्जे में है उसकी राजनीति होती है, उसको आंख होता है, वो लोगों का जात औकात देखता है, वो लोग जो है टोपी लगा के आए हैं कि टीका लगा के आए हैं वो देखता है। तो यह जो असंवेदनशीलता है, यह जो असमानता है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ AI के दौर में भी न्याय की बात करनी है। और ऐसे ऐतिहासिक लोगों को याद करने की जरूरत है, ताकि AI के टूल से, एक साथी कह रहे थे कि AI के टूल से जब सवाल पूछा जाए ना, तो हमारे इतिहास को वहां से मिटाया न जा सके। क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूं कि बेईमान का बुलडोजर है, जिसपे जो है एक फरेबी ड्राइवर है, जिसके ईंधन में नफरत और सांप्रदायिकता और बंटवारा भरी जा रही है, उसका एक साजिश और है, इतिहास को मिटाना। और इतिहास को मिटाना और वर्तमान के सवालों से बार बार भाग करके इतिहास में पहुंच जाना। अभी कल परसों देखे थे ना आप, आपातकाल को याद किया जा रहा था, हमको बड़ा अच्छा है, कम से कम इनकी मेमोरी तो है। तो हमको लगा कि अगर इनको 50 साल पहले का आपातकाल याद है, तो 11 साल पहले का मोदी जी का वादा भी याद होगा। ये तो खुशी की बात है कि 50 साल पुरानी बात अगर याद है, तो 11 साल पुरानी बात भी याद होगी। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचेगा, अब तो पहुंच गया होगा। किसके किसके खाते में पहुंचे, हाथ उठाइए। आज नौकरी तो मिली होगी, 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से एवरेज लगाइएगा, तो 11 साल में 2 करोड़ को छोड़ दीजिए, दूध भात, 2 करोड़ दूध भात कर देंगे, 20 करोड़ तो नौकरी मिली होगी देश में, है? बोलिए, ये क्या है? एक तरफ इतिहास मिटाना है और दूसरी तरफ वर्तमान के सवाल से भागने के लिए कहां पहुंच जाना है, इतिहास में। जेब आपकी कट रही है, बहस कीजिए औरंगजेब, अच्छा लगेगा ना? अपनी जेब पे क्यों बहस करेंगे, औरंगजेब पे बहस करते हैं, इतिहास में भाग कर। हमको एक पूछा कि आपातकाल पे आप क्या कहना चाहते हैं, बोले वो तुमको याद नहीं है, 11 साल से मित्रकाल जरूर देख रहे हैं। मित्रकाल का ऐसा कमाल है कि जिस पर हाथ रख दे, एक जमाने में नहीं होता था, जमींदार ले जाता था अपने बच्चे को घोड़ा में बिठा करके, तो कहता था बेटा देखो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ये जमीन तुम्हारी है। वैसा ही फील करा रहे हैं। गुजरात से आए हैं प्रधानमंत्री जी,
और अपने गुजराती दोस्त के लिए जमीन का प्रबंध कर रहे हैं। यही मैंने आज की रैली में जो है लोगों को कहा। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा होगा आपको कि गरीब लोगों को जमीन मिलेगा। अरे भला मानुस, तुमको अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, वो तुमको जमीन देगा। वो अपने दोस्त के लिए जमीन का इंतजाम कर रहा है। 370 जब समाप्त किया जा रहा था, यही कहा गया था ना कि कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। कौन कौन लोग वहां प्लॉट कसवाए हैं, जरा बताइए। किनका किनका प्लॉटिंग हो गया है वहां? एक भी आदमी। लेकिन अदानी जी का वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है। CNRC लाया, उस वक्त भी यही कहा कि जो भागेगा ना घुसपैठिया सब, उसका दुकान मकान सब तुमको दे देंगे। कितना शोरूम हो गया है आपका, बताइए। ये खेल समझना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता का सवाल, सामाजिक अन्याय का सवाल, आर्थिक लूट, लैंगिक विभाजन समाज का, आदिवासियों के जंगल जमीन की लूट, ये एक ही खेल है। इसीलिए बार बार जब इनको मौका मिलता है ये संविधान पे हमला करने के लिए चल जाता है, क्योंकि संविधान ने एक कमाल की व्यवस्था की। देश को आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिली है, उस ऊंच नीच के सोच से भी मिली है जो जन्म से आपका मेरिट तय करता है। कमाल बात है। हम पढ़ लिए तो हम शिक्षक होंगे। कोई जो है सैलून खोल लिया तो वो जो है नाई का काम कर रहा है। कोई अगर ड्राई क्लीनर का काम कर रहा है तो धोबी का काम कर रहा है। और यही बात फूले बोले थे ना। फूले ने क्या कहा? फूले शादी कराने लगे। जो सत्य सुधर समाज को मानने वाले लोग थे, उनकी शादियां कराने लगे तो इन लोग कोर्ट चला गया। कोर्ट जाकर के कहा कि हमारा जो है धंधा छीन रहा है। अच्छा, धंधा छीन रहा है तो आप दाढ़ी बनाते हैं रेजर से, तो आप भी किसी का धंधा छीन रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो है काम नहीं तो पैसा नहीं, यही रूल है। काम नहीं तो पैसा नहीं। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट में फिर आपके सामने बोला, उन्होंने बार बार बोला कि माली अगर फूल का काम करे तो माली है, ये उसका पेशा है। बढ़ई अगर लकड़ी का काम करे तो उसका पेशा है। सुनार अगर सोने का काम करे तो उसका पेशा है। तो जो अगर मंदिर आस्था के लिए नहीं, दक्षिणा के लिए जाए, उसका पेशा है कि नहीं? तो फिर ऊंच नीच का कौन सा सवाल हो गया रे भाई? कौन बात का ऊंच नीच? किस बात का ऊंच नीच? और यही ऊंच नीच को जानते हैं, इस पर हथौड़ा कौन मारता है? वो जो पहली लाइन है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, पहली लाइन, हम भारत के लोग, हम लोग हैं भारत के लोग, हम भीड़ नहीं है, हम जिंदा इंसान हैं। हमारे सीने में भी एक दिल है, हमारे पास भी एक पेट है और हमारे पास भी एक दिमाग है। यह जो बराबरी की बात है, यह जो बराबरी की जो भावना है संविधान की, जिसमें आप अमीर हो आपका वोट एक और आप गरीब हो तो आपका वोट एक। आप होंगे ऊंच अपने घर में लेकिन आपका बूथ पर वोट एक है, और हम होंगे नीच अपने घर में, हमारा भी बूथ पर वोट एक है। ये जो ताकत है, इस ताकत को ये बदल देना चाहते हैं। आधा काम हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेवार है। भले इस बात से किसी को तकलीफ हो जाए तो हो जाए। इस देश का एक राजनीतिक वर्ग, पॉलिटिकल क्लास जो बेईमान है, वो हर दल में बैठा है, वो हर दल में बैठा है। और इसका आपस में रिश्तेदारी है, इसके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि चुनाव लड़ना आप भूल गए। ये पहले नहीं था, ये पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इंदिरा जी को कहते हैं ना आपातकाल, मैं भी आपातकाल याद करता हूं। जरा इंदिरा जी को चुनाव हराने वाला आदमी चप्पल नहीं पहनता था। आज मोदी जी को कोई चप्पल पहन करके हरा सकता है? बताइए, चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आज गरीब इंसान चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता है, लेकिन संविधान आज सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। तो आधा अधिकार तो ले लिया ना, अब आधा ही बचा है चुनने का। उसको भी धीरे धीरे ये समाप्त करेगा, लेकिन भूख जोर से लगा हुआ, दोनों हाथ से थोड़ी खाने लगेगा। इतना तो स्मार्ट है ही। वो भी तो आजकल 40,000 करोड़ का, 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम भी खा रहे हैं।
तो दिमाग और तेज हो गया होगा, भूख लगा तो दोनों हाथ से तो खाएंगे नहीं, तो एक एक करके छीनेंगे। अभी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे। अरे धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश में हजारों साल के धार्मिक जो सर्वधर्म संभाव की परंपरा है, आप उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। बताइए, मेरा नाम कन्हैया है, तो वैष्णव लोग भी होते हैं हमारे गांव में, शिव को भी मानने वाले लोग होते हैं, वो तो खाते हैं मांस, दोनों हिंदू हैं। ये अलग करने वाले लोग, इन्होंने सीता जी को राम जी से अलग कर दिया। तो आप तो जो है इसी धरती पे बिहार में जो है सीता जी पैदा हुए हैं। ये अलग करने वाले लोग, ये तोड़ने वाले लोग, ये जोड़ने वाले लोग नहीं। तो सर्वधर्म संभाव को समाप्त कर रहे हैं। फिर कहा कि समाजवाद जो है ना, उसको अब कोई नहीं मान रहा है। अच्छा, कोई नहीं मान रहा है तो क्यों 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं? ये कौन सा विचार है? ये तो समाजवादी विचार है ना। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाए, लोगों को आरक्षण दिया जाए, नौकरी में भागीदारी दी जाए, यह तो समाजवादी विचारधारा है ना। वरना बाजार की क्या विचारधारा है? बाजार की तो यही विचारधारा है, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा है तो सामान मिलेगा, नहीं है तो वो टाटा गुड बाय। यही है ना बाजार की व्यवस्था। ये तो समाजवादी सोच पर, वह सिद्धांत पर जो है संविधान को गठित किया गया है ना। जब कहते हैं कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो आपको हमारी सड़क बनानी पड़ेगी, ये तो समाजवादी सोच है ना। संविधान से समाजवाद हटाने का क्या मतलब है? जब पोर्ट बिकेगा तो आप खरीदिएगा, रेलवे बिकेगी तो आप खरीदिएगा, स्कूल बंद होगा तो जो है आप खरीदिएगा। किसके लिए बंद होगा ये? अगर सरकारी विद्यालय बंद हो तो किसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? अगर सरकारी ट्रेन बंद हो तो कौन लोग जो है यात्रा नहीं करते? तो आप खरीद तो सकते नहीं है। इसीलिए कि कोट और कुटैया का जो सिद्धांत है कि अपनी ही जमीन से बेदखल करेंगे, लेने जाओगे तो कूटेंगे, नहीं मानोगे तो कोर्ट में घसीटेंगे। इसलिए लेकिन बार बार जो है मानहानि का धमकी दिया जाता है। कोई पत्रकार अगर ईमानदारी से, इसलिए मैं पत्रकारों से गुस्सा नहीं, मुझे मालिकों से दिक्कत है, क्योंकि मालिक जो है ना वो बेईमान है, क्योंकि वो एक ही आदमी है, सबका मालिक एक है। वो बेईमान जो है, उसके खिलाफ अगर उसका ही कोई रिपोर्टर कुछ लिख दे तो उसमें मानहानि का केस कर दे, और मानहानि के डर से रिपोर्टर जो रिपोर्ट करने को तैयार है। तो कोट और कुटैया के इस सिद्धांत से दोनों हाथ से जो है देश लूटा जा रहा है। और जब चीजें बचेंगी ही नहीं तो भागीदारी कहाँ मिलेगा? मांगिएगा बीसीसीआई में भागीदारी। वो कहता है, बीसीसीआई ने कहा एक दिन स्टेटमेंट दिया, बोला कि देश की टीम नहीं है, बीसीसीआई की टीम है। बताइए, हम लोग कहते हैं देश की टीम है, वर्ल्ड कप भारत जीत करके आया है, बीसीसीआई कहता है देश की टीम ही नहीं है। क्या निजी क्षेत्र की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? कोई उसका अकाउंटेबिलिटी तय करेगा कि नहीं करेगा? कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इसीलिए शब्द हटाया गया। और आज धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दिया जाएगा, कल को कहेगा कि जो लोग जो है 8 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं भरेंगे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्या कीजिएगा? और ये हुआ है कि नहीं हुआ है? अंग्रेजों ने जब पहली बार वोट देने का अधिकार दिया तो सभी भारतवासियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। वही लोग वोट देते थे जो राजस्व, जो कोरा मार करके अपने इन लोगों से टैक्स वसूल करके ब्रिटानी हुकूमत को पहुंचाते थे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो कल को अगर न्याय का शब्द हटा दिया जाए, समानता का शब्द हटा दिया जाए, तो आप कहते हैं संविधान पे हमला नहीं। एक तरफ संविधान पे हमला करेंगे, बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का 5-5 साल लोगों को जेल में बंद करके रखेंगे। कोई पत्रकार अगर बोल दे तो उसकी हत्या हो जाएगी, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर सवाल उठा दे उसको जेल में बंद कर देंगे। कभी किसी को उसके जो है मस्जिद जाने के नाम पर, कभी किसी को उसके जाति के नाम पर, कभी किसी को उसके किसी भी तरह के पहचान के नाम पर आप लगातार शोषण करेंगे। और ये शोषण आप किसके पक्ष में कर रहे हैं? ये शोषण आप चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं। नारा देश का लगाते हैं, देश की संपत्ति लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाते हैं। मैं कहता हूं सामाजिक न्याय का सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए मांगेंगे, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के हक के लिए लड़ेंगे, सबके हक के लिए लड़ेंगे। यही हमारी संकल्प है।
इसीलिए आज ये सबसे बेहतर मौका है कि हम जब मुंगेरी लाल जी को याद कर रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की खासियत ये है कि उन्होंने तमाम प्रकार के शोषितों की पहचान की और सभी शोषितों को उनके शोषण से मुक्ति दिला करके एक समतामूलक समाज के निर्माण की स्थापना की। हम समतामूलक समाज के निर्माण की स्थापना कर सके, यही स्वर्गीय मुंगेरी लाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।